एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था बिहार स्पेशल के लिए, बिहार पीसीएस के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसमें हम एंशंट हिस्ट्री में अब तक बुद्धिज़्म तक पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करना है जैनिज़्म के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? कुंडल ग्राम में हुआ था, है ना। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग कब हुआ था, ये भी पूछता है। तो 599 ईसा पूर्व 599, ठीक है, बीसी में हुआ था। इनकी माता त्रिशला जो थी, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे चेटक, इनकी बहन थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कई बार स्टेटमेंट दे देता है उनकी बहन थी कि बेटी थी, तो ध्यान रखना है उनकी क्या थी। लिच्छवी गणराज्य की जो प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी। तथा इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में बहुत जगह पहले दिया हुआ था कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में है, लेकिन अगर नए प्रकाशनों की बात करें तो अब जो है इनके जो जन्म तिथि उसको संशोधित करके 599 ईसा पूर्व दे दिया गया है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। मतलब कि इनके थोड़ा पहले पैदा हुए हैं, पहले के काल के हैं बोलना तो ठीक नहीं है, ठीक, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि महावीर स्वामी और जो बुद्ध थे ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, मतलब समकालीन थे। ठीक, इनका जन्म 563 में, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ। लगभग ये लोग जो है साथ में 36 ईयर जो है ये लोग साथ में जीवित रहे, बट ये लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी होने के बावजूद। नेक्स्ट वन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन है आपके जमाली, विपिन, प्रभास, योसुद। तो भाई जमाली इनके जो है दामाद थे और यही तो महावीर के जो है प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, इनकी एक बच्ची थी प्रियदर्शना। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। सही है, पत्नी का नाम भी याद रखें, यशोदा। उनसे इनको एक पुत्री थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, अभी हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, ये जो प्रियदर्शना थी इनका विवाह करा दिया गया किसके साथ? जमाली के साथ। और बाद में ये महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे और ये इनके प्रथम शिष्य थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान, मतलब कहाँ पे इनको साल्वेशन मिला था? तो मनेर, राजगीर, जालन फोर्ट, तो पावापुरी में ये पूरे हो गए थे, यानी कि इनको साल्वेशन मिला था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट हो तो। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ये बात ठीक है। पहले कौन थे? पहले तो भाई ऋषभदेव थे, ठीक, जिन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है। और पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हो गया था, ये बात ठीक ही है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी, ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये भी ठीक है। और भगवान महावीर 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में शरीर त्याग दिया गया। वही बात है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान, अच्छा ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे हैं जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि भाई अभी तो हम बता ही चुके ना कि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभदेव का नाम आता है। ठीक, और ये तो रियल फाउंडर हैं, क्योंकि यहीं से तो जैनिज्म की कायदे से शुरुआत मानी जाती है ना, तो रियल फाउंडर है महावीर। ठीक, फिर से वही बार बार, इनकी जो है मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में, हमने बता दिया है, पूरे हो गए थे, यानी कि साल्वेशन मिल गया था इनको। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? 12 अंगा, 14 पूर्वा, 12 उपांग और 14 उपपूर्व। उपपूर्व जैसा नहीं, ये भी नहीं, 12 अंगा नहीं, 14 पूर्वा होता है। 14 पूर्वा इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे मतलब हिंदी में 14 पूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं 14 पूर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
ये हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, इवन यूपीएससी तक में इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है या बन चुके होंगे। 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, ठीक। कब? जो अंतिम नंद राजा थे उनके समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जो है संघ के अध्यक्ष थे। और भद्रबाहु जो है ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वा के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। इनका 2 इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, एक 14 पूर्वा, दूसरा 12 अंगा, ठीक है। तो 14 पूर्वा जो है सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है, ठीक। और जो 14 पूर्वा थे इनके बारे में अगर किसी को अच्छे से जानकारी थी तो वो थे आपके भद्रबाहु, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई वही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, यही तीनों बातें हैं। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, ठीक। एक सटीक ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान अभी हमने बताया, सम्यक दर्शन यानी सच्ची आस्था, सटीक क्रिया यानी कि सम्यक आचरण या चरित्र, ठीक है। इसे ही त्रिरत्न की संज्ञा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आनंद थे क्या? नहीं थे। राहुलोभद्र, उपाली, मखली, गोसाल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये बात ये थी कि ये जैन धर्म के ही अनुयायी थे। महावीर जो है, महावीर के ये शिष्य थे। बाद में इनसे हो गया इनका मतभेद और इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। और ये क्या हुआ कि विभिन्न स्रोत नंद वच एवं किस संकिच्य नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखलीपुत्र गोसाल से भी पूर्व भी कार्यरत थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो संप्रदाय था ये गोसाल के पहले भी था, ठीक, आजीवक संप्रदाय। तो लेकिन इसको जो पॉपुलराइज किया, जो लोकप्रिय बनाया, वो कौन बनाया? तो गोसाल ने इसको पॉपुलर बनाया। अतः इनको भी माना जा सकता है कि ये रियल फाउंडर हैं आजीवक संप्रदाय के, ठीक है। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे भाई? वसुमित्र हैं क्या? नहीं। स्थूलभद्र का नाम है तो बिल्कुल यही स्थूलभद्र ही थे। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 12 अंगों का संकलन किया गया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? देखो भाई, दशरथ का है नहीं। खारवेल, बिल्कुल खारवेल का है, ठीक। हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर अभिलेख है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कलिंग का चेदी वंशी शासक कौन? कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। सही बात है। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ठीक। हाथी गुम्फा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं आपको, जिसमें नहरों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। नहरों के बारे में पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। चलते हैं आगे। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। भाई, कुंडलग्राम में नहीं, वैशाली में नहीं, गया में नहीं, जिम्भ्रिक ग्राम में जो है इन्होंने अपना जो है पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पे? हम तो इंग्लिश में पढ़ते थे, जम्बकवटी
और जो कि रिजपालिका के समीप है, ठीक वहाँ पे इन्होंने अपना कैवल प्राप्त किया था। ठीक है, इसको हिंदी में लिखा है ड्रीम्बिक ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये रिजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ति हुई थी। ठीक, और वो क्या कहलाते हैं? केवलिन। ठीक, केवलिन, केवल्य को प्राप्त करने वाले केवलिन कहलाए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया है, जैनिज्म ख़त्म हो गया, अब टॉपिक है हमारा शैव तथा भागवत धर्म। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कह रहा भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन की? कुषाण की? नहीं। गुप्त की? एकदम सही बात है। हिंदी यूनान की? एकदम गलत बात है। गुप्ता जो थे ये जो है भागवत धर्म को बहुत ही मानते थे और विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायक थे इनके। इवन ये परम भागवत जैसी उपाधि भी लिया करते थे, है ना। और इन्होंने अपना सिंबल रख रखा था गरुण को, ठीक, जो कि विष्णु का वाहन है। देखते हैं, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक, अभी हमने बताया ही, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। हाँ, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। विष्णु का वाहन क्या था? गरुड़। इनको इसने क्या किया था? राज चिन्ह बनाया था। ठीक, नेक्स्ट वन, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? देखो, भक्ति धर्म जो लोकप्रिय था ना, उत्तर भारत में था। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पूर्व भारत, दक्षिण भारत यहाँ पे नहीं। मतलब जो नाथपंथी थे उनको, जो भक्ति धर्म को उन्होंने लोकप्रिय बनाया था, वो उत्तर भारत में ही था। हाँ ठीक है, उत्तर भारत में ही है। आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था ये। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। संसार का परित्याग का समर्थन किया। ठीक, इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, उनके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। सब लोग जानते ही हैं भाई, इसमें कुछ अलग तो है नहीं। अब चलते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी उसके बारे में बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से तो बीपीएससी के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है बीपीएससी से बहुत खतरनाक लिंक है। बिहार से बीपीएससी से तो लिंक हो ही जाएगा। फिर पाटलिपुत्र के संस्थापक के बारे में बात की गई है, कौन है? तो भाई दिया है उदयन, बिंबिसार, अशोक और महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो इसमें उदयन को ले सकते हैं, है ना, क्योंकि उदयन ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। यह आंसर गलत दे रहा है, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा हाँ, ठीक बात है, उन्होंने राजधानी बनाई थी, लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना तो अजातशत्रु ने किया था ना। कहाँ पे किया था भाई? गंगा और सोन नदी के संगम पर। ठीक, पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर। सही बात है, ये बात तो हम लोग को पता ही है। लेकिन उदयन ने क्या किया था? मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने? उदयन ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। ठीक, बिहार लोक सेवा आयोग ने वही माना जो मैंने माना, ए को माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो भाई उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यूपी याद रखेंगे आपको आप। ठीक है, किस शासक ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित की अपनी राजधानी? भाई वही चीज़, यूपी। उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया, उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया। ठीक, ठीक है। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? भाई पाटलिपुत्र बसाए के बारे में बात कर रहा है। पाटलिपुत्र को बसाने की बात करें तो भाई अजातशत्रु का नाम आएगा, उदयन का नहीं। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए यार सेम। उदयन द्वारा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तक्षशिला भाई, ये तो ऊपर है। चोल, ये गंगा के दक्षिण का क्षेत्र।
तो गोदावरी के दक्षिण का क्षेत्र मान लें। अनर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्या इसमें? बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है। ठीक है, देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। सही बात है भाई, गंगा के दक्षिण के क्षेत्र का नाम मगध के नाम से जाना जाता था, है ना। तक्षशिला ऊपर है, हमने बताया ही कहाँ है, सिंधु और झेलम नदी के बीच। और चोल जो है गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है। अनर्त जो है, अनर्त तो जो है प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। ठीक है, इसलिए नन ऑफ एबव आंसर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? भाई मगध साम्राज्य का अगर उत्कर्ष की बात करोगे तो अभी हम पढ़ ही रहे थे, ऊपर का हमारा टॉपिक ही था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो यही होगा। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक है भाई बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं हम। ठीक, अगर बिंबिसार की बात करें तो यह हर्यक वंश का संस्थापक था और मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो अभी तो पढ़े हैं, किसने की? बिंबिसार ने। ठीक, बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु। ठीक, प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? मगध की जो राजधानी है क्या, राजगीर, उसका प्राकृत नाम क्या था? मतलब पहले का नाम क्या था उसका? भाई इसका नाम था ग्रहराज नहीं है, राजगृह है। पाटलिपुत्र नहीं, ठीक, राजगृह है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह। ठीक, ये तो सबको पता ही होता है। मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। ठीक, जिसका प्राकृत नाम क्या था? राजगृह। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। अब मगध का शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो था हर्यक, मगध पर शासन करने वाला। ठीक, हर्यक के बाद क्या आया था? शिशुनाग। इस वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, हो ही गया है। अब महाजनपद और उनकी राजधानी मिलाना है, मैच करो, देखो कितनी आसानी से होता है। देखो अंग को पहले मिला देते हैं, अंग में क्या करेंगे? चंपी करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। वत्स, कहाँ के वत्स? कौशाम्बी को मिला देंगे वत्स से। ठीक, और मल्ल को मिलाएंगे कुशीनारा से। गांधार को मिलाएंगे तक्षशिला से। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, ठीक ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। मल्ल को कुशीनारा से एकदम सही मिलाया गया था, है ना। मल्ल को मिला दिए थे हम कुशीनारा से, अंग को चंपा से, गांधार को तक्षशिला से, वत्स को कौशाम्बी से। ठीक, विश्व का पहला गणतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है विश्व का, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भाई बताना इसको। मौर्य के द्वारा क्या? नंद के द्वारा कि गुप्त के द्वारा? नहीं, लिच्छवियों के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक, लिच्छवी गणराज्य बोला ही जाता था, लिच्छवी रिपब्लिक। 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात है। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। ठीक, वैशाली की लिच्छवी। वस्तुतः बात करें तो 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वज्जी जो था ये 8 राज्यों का संघ था, फेडरेशन ऑफ 8 स्टेट। ठीक, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, ताकतवर थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो फिर से वही क्वेश्चन आया। अब तो आप लोग लगा ही सकते हैं इसका आंसर, वैशाली। ठीक, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी अभी हमने पीछे देखा ही था, राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको नहीं भी आता एग्जाम में तुक्का लगाना है तो आप ऐसे काटेंगे सबको। क्यों काटेंगे? क्योंकि भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया है, उसको सही बनाना है, इसलिए उसने राजगृह ही ना लिख के पूरा का पूरा विधिवत गिरिव्रज भी लिखा। ठीक है, ये 95% केसेस में ऐसी चीज़ें सही होती हैं।
पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो कौन सा था? बृहद्रथ। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक, ये पुराणों की बात हो रही है। ठीक, जिसमें राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो भाई मगध का सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार था, जाहिर सी बात है। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसके मृत्यु की बात करें 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। ठीक, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र ने उदयन जो था अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 1000 बार पढ़ चुके हैं, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, चंपा थी, अंग थी? नहीं, क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, लिखा है प्राचीन महाजनपद मगध की, इसीलिए ऑप्शन ई को चुना है इसने। ठीक, कौन सा क्वेश्चन पढ़ कर रहे थे हम लोग? 16, ये वाला। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। ठीक, मगध का जो शासक था अजातशत्रु, पीछे बात कर ही चुके हैं। ये अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था, और इसकी भी हत्या इसके पुत्र ने ही की थी। क्या नाम था? उदयन। ठीक, उदयन ने वही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, है ना। और कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। ठीक, कौशाम्बी का जो वत्स राजा उदयन है उससे जो है ये भिन्न है। ठीक, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। भाई 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में मिला कभी आपको? छांदोग्य उपनिषद में? नहीं। संयुक्त निकाय में? नहीं। अंगुत्तर निकाय, देखो ये अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ का है। इसमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है, और ऐसे ही एक जैन का भी है। जैन वाला है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती, एक सेकंड, जैन वाले का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो जैन और बौद्ध दो ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन कौन से महाजनपद थे? एक्सप्लेनेशन दिया, एक बार देख लेते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन वही मथुरा वाला, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ठीक, हाँ, ये कह रहा है सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अश्मक जो है जिसकी राजधानी पोतन थी वो भारत में स्थित था। ठीक है, अश्मक जो है भारत में स्थित था। आगे भी लिखा है, जो भी जैन धर्म के बारे में बात कर रहे थे, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है कहाँ पे? भगवती सूत्र में। ठीक है, और किंतु वहाँ इन 16 महाजनपदों के नाम में कुछ भिन्नता पाई जाती है, मतलब कुछ कुछ भिन्न हैं, सारे नहीं। ठीक, बाकी मिलता यहाँ पे भी है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। ये कह रहा है प्रद्योग कहाँ का शासक था? भाई चंद प्रद्योग ही है, प्रद्योग है। काशी का था, मगध का था, कौशल का था, नहीं अवंती का शासक था। ठीक, चंद प्रद्योग। इसी के पास जो है इसी के पास बिंबिसार ने अपना जो है एक डॉक्टर भिजवाया था जब इसे जॉइंटिस हो गया था। याद है ना आप लोग को? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है? बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था, इसकी पुत्री थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पुत्री का नाम था वासवदत्ता। इसने वत्स नरेश उदयन से विवाह किया था, और जिस पे भास लिखते हैं इन्हीं दोनों के ऊपर स्वप्नवास दत्ता, ठीक, नामक नाटक लिखते हैं, स्वप्नवास व दत्ता। ठीक, और मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था। जो मालवा है वही प्राचीन काल में अवंती नाम से विख्यात था। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। जो उत्तरी की राजधानी थी, अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। ठीक, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी थी वो क्या थी? माहेश्मती, बाहुबली। ठीक है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो चिकित्सक था जीवक, अभी तो हमने बताया था।
कि इसने अपने जो है चिकित्सक जीवक को भेजा था, ठीक है, किसके पास, यही चंद्रप्रद्योत के पास, क्योंकि उसको क्या हुआ था, जॉइंडिस। चलो, मगध के शासक बिम्बसार का चिकित्सक जीवक था। बिम्बसार ने उसे अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। क्या हुआ था उसे, भाई जॉन्डिस हुआ था, इसमें दिया नहीं गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के बाद किसने रूल किया, तो भाई नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही तो मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो मौर्य लगा दो, ठीक हो जाएगा। कह रहे नंद वंश में टोटल 9 राजाएँ थे, हो हमसे क्या, ठीक। नंद वंश का अंतिम काल में जनता बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। अच्छी बात है। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त था। हमको इससे क्या करना। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से, चाणक्य ने हेल्प किया था, इनके गुरु थे, किसकी हत्या कर दी, घनानंद। ये कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक, और अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। इस प्रकार नंद वंश का तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत शुंग, कर्ण, गुप्त आदि ने शासन किया, ठीक है। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर क्या है, विकल्प ए है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। चलो देखते हैं किससे था, महामेघवन वंश से था। अरे ये चेदी वंश भी दिया है, इससे भी तो है, एक ही बात है दोनों, ठीक। सातवाहन वंश गलत, रठभोजक वंश गलत, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ई, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था, ठीक। इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो क्या था, खारवेल था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है कौन सा अभिलेख से, भाई गिरनार, होगा ही नहीं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये तो होगा ही नहीं। हाथी गुम्फा अभी हमने पीछे 1000 बार पढ़ के आया, तो हाथी गुम्फा अभिलेख ही तो है, राजा खारवेल के नाम से जुड़ा हुआ है जो, ठीक। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, कोई शक ही नहीं है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित, कहाँ पे, भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की, ठीक। पहाड़ी भी आप लोग जानते ही हैं, हाथी गुम्फा से उसका बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। बराबर की पहाड़ियाँ श्रृंखला जो है स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई, गोरखगिरी तो खारवेल के ही द्वारा विजित की गई थी, ठीक। आंसर क्या है, खारवेल ही है, ठीक। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत स्थित गोरखगिरी को विजित किया था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश, महामेघवाहन वंश, कुछ भी बोलें दोनों एक ही बात है। अभी पीछे एक क्वेश्चन भी आया था इससे कि महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा, ये इंपॉर्टेंट है, महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक। आगे देखते हैं, अंग जनपद की राजधानी क्या थी। भाई अंग को कर रहे थे चंपी, भी पीछे हम अंग में आपके सर को अंग ही मान लिए, तो उसको मान ली जाए तो उसको चंपी कर देंगे, तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा, ठीक है। दक्षिणी बिहार के वर्तमान भागलपुर जो क्षेत्र है, और भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र के ज़िले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंपा जो है, इसका मतलब चंपा जो थी, इसका विस्तार कहाँ है वर्तमान में, तो भागलपुर और मुंगेर के जो ज़िले हैं उनको माना जाता है, ठीक। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मलिनी प्राप्त होता है, और दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना जो है वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। किसने, महागोविंद ने, ठीक है। चलिए ये समाप्त होता है। अब हम पहुंच जाते हैं यूनानी आक्रमण में। एक ही क्वेश्चन दिया है यूनानी आक्रमण से, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। भाई सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था, महापद्मनंद नहीं था, ये भी नहीं था, घनानंद बिल्कुल इसके समकालीन था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। देखो नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो क्या था, तो घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था।
यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा इसे, और जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है, और भद्रसाल उसका जो है सेनापति था। ठीक है, ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं मौर्य समाज पर, तो मौर्य समाज भी पढ़ ही लेते हैं। सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की? सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से, मतलब सैंड्रोकोटस जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, तो इस नाम से किसने बोला जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, किसने इनकी इस नाम से पहचान की? पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वी स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है आर के मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है डी आर भंडारकर। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। तो विलियम जोन्स जो थे, ठीक, यही एशियाटिक सोसाइटी वाले, ठीक, इन्होंने सैंड्रोकोटस नाम से इनकी पहचान की। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। और एपियन और प्लूटार्क, इनके बारे में भी कथन पूछा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, ठीक, या एंड्रोकोट्स के रूप में, जबकि जस्टिन और स्ट्रैबो जो हैं और इनके साथ साथ एरियन ने सैंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया इनको। ठीक है, तो दो बातें, एक एंड्रोकोटस, दूसरा सैंड्रोकोटस। ठीक, प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने? प्लूटार्क तथा जस्टिन ने। ठीक है, भारत के सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो किस शासक के द्वारा की गई थी भारत के सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में से होती है। और बात करें इनकी, तो वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया था, और उसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। ठीक, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसने साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी भाई। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। ठीक, पॉलिटिकल रूप से एक किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के आपके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है थोड़ा सा देख ही लेते हैं। इनका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक, कुल मिलाकर बात करें तो ये 4th सेंचुरी BC में थे। ठीक, 4th सेंचुरी BC में ये कौन थे? मौर्य। इसी तरह जब गुप्त पढ़ेंगे तो वो 4th सेंचुरी BC में नहीं, AD में है। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो कुषाण वंश, कौन? कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? बताओ, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की भाई? अगर डेक्कन को किसी ने जीता तो चंद्रगुप्त ने ही जीत लिया था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? अशोक ने कुछ खास नहीं किया था। अशोक ने अपने जीवन काल में सिर्फ जो है कलिंग को जीता था। ठीक, उसके अलावा इसने कुछ नहीं जीता, सब कुछ जो है जीता जिताया मिला था इनको। ठीक है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक, अभी हमने बताया ही, वही बात लिख भी दिया गया इसमें। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अनुसार ये बात तो आनी ही थी कि इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, इन्होंने कलिंग विजय ही की थी। ठीक, इसके क्योंकि जो है बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है अगला क्वेश्चन। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह है, ये तो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भास थोड़ी ना है, शूद्रक नहीं है, विशाख दत्त है। ठीक, विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दूरस्कंद के बारे में भी बात की गई। ठीक है, बात करें विशाख दत्त की तो इनकी एक कृति है,
क्या? मुद्रा राक्षस। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद यानी कि नंद का पुत्र बताया गया है। ठीक। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण तथा कुलहीन बोला गया। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, मुद्रा राक्षस की। दूरभसंध के बारे में बात कर ही चुके हम। इसमें दिया नहीं गया दूरभसंध के बारे में, लेकिन ये देख लेते हैं कि मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त को वृषण या कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है। और 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज दूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक। सेल्यूकस निकेटर ने ही तो भेजा था इसको। ठीक। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7 लिखा होगा आगे, तो 7 लिख देते हैं। देखते हैं क्या है। हाँ, 6, 7, तो 7 भागों में विभाजित किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक। मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, बहुत ही फेमस है। ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन रहता है एग्जाम का। पोटेंशियल नहीं, ये तो क्वेश्चन बन ही चुका है बार बार। तो अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये बोलते हैं कि 7 श्रेणियों में फिलासफर हैं। ठीक। कृषक हैं, पशुपालक हैं, शिल्पकार एवं व्यवसायी हैं, योद्धा हैं, निरीक्षक हैं, मंत्री एवं उपदेशक हैं। ठीक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं यहाँ लेबर उबर नहीं थे। ठीक। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा सोर्स है भाई जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यवदान, ये तो भाई बुद्धिज्म का है। अर्थात नहीं। अशोक का शिलालेख नहीं। इंडिका। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की पुस्तक जो है क्या है? इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियाँ। ठीक। 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है। ठीक। 5-5 समितियों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारी को क्या बोलता है? एस्ट्रोनोमोई कहता है। नगर के पदाधिकारी को क्या बोलता है? एस्ट्रोनोमोई। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है, मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए मिलाते हैं। कह रहे सुदर्शन लेक, प्रयाग की सभा, धम्म महामात्र की नियुक्ति, अचोल गंगम झील। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें सुदर्शन लेक की, तो सुदर्शन लेक की बात करें तो इनको जोड़ दिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। और किसकी बात करें? आगे बात करें धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो धर्म महामात्र की नियुक्ति को जोड़ दिया जाए अशोक से, इन्होंने ही किया था। ठीक। चोल गंगम झील, इनकी बात करें तो इनको जोड़ दिया जाए राजेंद्र प्रथम से। ठीक। गंगई चोलपुरम। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी, है ना। अब क्या बच गया? प्रयाग की सभा बच गई। तो बिल्कुल प्रयाग की सभा से तो हर्षवर्धन ही रिलेटेड है, तो इस तरह से हमारा सारा का सारा मिल जाना चाहिए। ए में 3, सी में 2। देखते हैं ए में 3, सी में 2। कुछ गड़बड़ बोल दिया हमने। ए में 3 है, सी में 2 है, तो ए में 3, सी में 2, ए में ही है। ठीक है। एकदम सही मिला हुआ है। ठीक है। चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम, गंगई चोलपुरम हमने बताया, राजधानी भी बनाया था इन्होंने। धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है ये अशोक ही करते हैं, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन ही करते हैं, सुदर्शन झील का जो है निर्माण और पुनरुद्धार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम में हुआ था। ठीक है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख है भाई? इसको तो हम कौन सा अभिलेख मान सकते हैं? कलिंग अभिलेख है क्या? बात है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक।
कलिंग अभिलेख में ऐसी बात नहीं की गई। अशोक के गिरनार अभिलेख नहीं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें ये जानकारी मिलती है, किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक, बात है 150 ईसा की, जब रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से अज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी। ठीक है, इसी में सुदर्शन लेक के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद में अशोक का जो गवर्नर था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अशोक की गवर्नर यवनराज, ठीक, यवन किंग तुषास्प ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को अनार्त, पीछे आया था ना अनार्त, इसी प्रांत को अनार्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये जो कौन सा झील है सुदर्शन, इसके बारे में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है भाई? कलिंग विजय का वर्णन तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से हाथी गुम्फा अभिलेख में ही। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर हो गया गलत, एक से ज़्यादा है। ठीक, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख को प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यहाँ गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, मतलब एक से ज़्यादा है, तो अशोक के शिलालेख में है ही, हमने ध्यान नहीं दिया, हाथी गुम्फा ही दिखा। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित क्या नहीं था भाई? श्रीलंका कहाँ था? ठीक, अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये तो सारे ही थे। अभी आपने देखा ही कि ईरान तक सीमा लगती थी। ठीक, तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इस राज्य को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है ना। ऐसा जो है अशोक के शिलालेखों से भी पता चल जाता है कि हाँ, ये सब चीज़ें तो नहीं थे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है अशोक जो है खुद ही अपने जो है मतलब कि बुद्ध भिक्षु को भेज रहे थे प्रचार करने के लिए, और अपने लोगों को भेज रहे थे प्रचार करने के लिए, है ना। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, साम्राज्य क्यों बताएगा, सम्राट बताया है। तो भाई ये भाब्रू अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी तक में क्वेश्चन आ चुका है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, किंग ऑफ मगध। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला एक्सप्लेनेशन। भाब्रू या बैराट, भाब्रू को बैराट बोलते हैं, ये तो हमें भी पहले नहीं पता था, अभी पता चल रहा है। बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है। ठीक, प्रियदर्शी लाजा मागधे संगे अभि वादने तूनम आहा आपवा ज्ञातम च, ऐसे करके लिखा हुआ है। यही अभिलेख जो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक, प्रियदर्शी मतलब प्रियदर्शी राजा अशोक। ठीक है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है भाई? धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी है क्या? ये तो बिल्कुल नहीं है। शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ठीक, और धार्मिक सहनशीलता, ये तीनों ही है। ठीक, तो मुझे लगता है एक से अधिक होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर क्या कहता है। अशोक के धम्म एक नैतिक संहिता थी, सही बात है, मॉरलिटी के बारे में बात की गई थी उसमें। अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिनवे बहुकयाए दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे छ, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा और बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो भाई अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी राजा अशोक के नाम से जाने जाते हैं। चक्रवर्ती गलत है, धर्मदेव गलत है, धर्मकीर्ति गलत है। कभी सुना है आपने किसी अभिलेख में ऐसा? नहीं। ठीक, बस इतना ही है। पुराणों में इन्हें अशोकवर्धन कहा गया। ये भी लूसेंट का पहला ही लाइन रहता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। बस आगे है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? भाई प्राकृत भाषा में अशोक ने शिलालेख को लिखवाया था। ठीक है, जो प्रयुक्त भाषा है वो क्या है? प्राकृत है। और भी भाषाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाषा है वो प्राकृत है। जो विदेशों में जो कुछ हैं वो जो है दूसरे भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, देखते हैं अशोक के इतिहास में हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि अशोक का इतिहास क्या है। इनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक, इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिलालेख जो है ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? शाहबाजगढ़ी, कहाँ से? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरायगुड़ी और सोपारा। ठीक, अशोक के अधिकांश अभिलेख अभी हमने बताया ही प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हैं। कौन कौन? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनकी लिपि जो है ब्राह्मी ना होके कौन सी है? खरोष्टी। ठीक, कौन सी लिपि है? खरोष्टी। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, बाकी सारे प्राकृत भाषा में। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी। ठीक, यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक, जो मेन भाषा है वो प्राकृत है और हमने बताया ही कि मतलब कि मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी ये जो है खरोष्टी में लिखा गया है और देख सकते हैं आप अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी हुई है? तो कौन सी लिपि लिखी हुई है? ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। 1000 बार अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं हम लोग। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? देखिए, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है ना, वो प्राकृत ये सब नहीं होती, ब्राह्मी नहीं होती। ठीक, वो होती है खरोष्टी। ठीक है, दाईं से बाएं लिखते हैं, उल्टा। प्राचीन भारत में खरोष्टी जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय किसे मिला है? जेम्स प्रिंसेप। किसे मिला है? जेम्स प्रिंसेप को। और ग्रोटे, फेंड, लेसेन आदि विद्वानों का है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जेम्स प्रिंसेप से आता है। और भी 2 नाम है, देख लीजिए क्या है? ग्रोटे, फ्रेंड और लेसेन। ठीक, और ये उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। अभी आप लोगों ने पीछे देखा ही था कहाँ से मिला था। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं? फिर से वही चीज़ आ गई यार, बार बार कितनी बार आई? खरोष्टी। अशोक के अभिलेख को पहली बार किसके द्वारा? फिर से वही क्वेश्चन अभी हमने बोला ही था, जेम्स प्रिंसेप से बार बार क्वेश्चन आए हैं तो आ गया फिर से जेम्स प्रिंसेप। ठीक, ब्राह्मी लिपि में लिखा है। पहली बार जो है पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? फिर से वही बात आ गई, जेम्स प्रिंसेप वाला। ये देखिए जेम्स प्रिंसेप लास्ट वाला है, तो लास्ट पे टिक करिए। बार बार आएगा तो बार बार गलत थोड़ी ना करना है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? किस शासक ने बनाई भाई अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें कौन सा बड़ी बात पूछ लिया इसने? पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर हर्यक वंश के शासक किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, तो अतः चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही उत्तर मान लिए जाएंगे, क्योंकि उदयन के बारे में हम पीछे पढ़ते आए हैं। अभी तो हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल, तो मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? मौर्य वंश का अंतिम शासक बता दो। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। ठीक है, इसको मारकर शुंग वंश ने स्थापना की थी अपनी, और पुष्यमित्र शुंग ने इसको जो है मार दिया था 184 ईसा पूर्व में, और जो है शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है,
बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था, बार बार पूछेगा, 1000 बार पूछेगा, कौन था भाई, बृहद्रथ था। ठीक, आगे देखते हैं। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया। देखो, कह रहा है अशोक की जो नीति थी, अशोक जो इतना ज़्यादा मॉरल हो गया था, युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, ठीक, उसकी नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में विश्वास कौन किया था। ऑप्शन है आपके रोमनल थापर, D.N. झा, B.A. स्मिथ और H.C. रायचौधरी। तो ये बहुत ही पॉपुलर हैं रोमनल थापर, इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा दिया है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार जो रोमनल थापर, इनका यह मत है कि अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बस इतनी बात लिख के ये भी निकल लिए। चलो, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। दुनिया जानती है भाई, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था तक्षशिला। ठीक, तक्षशिला। ये तक्षशिला की बात करें तो वैशाली वर्तमान में बिहार का एक ज़िला है। प्राचीन भारत में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वज्र संघ के अंतर्गत एक गणराज्य था। पीछे सब देख चुके हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है ये वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी, लेकिन तक्षशिला जो है ये मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो मुझे लगता है मौर्य काल ख़त्म हो गया। अब मौर्योत्तर काल पे हम पहुँच गए हैं, लेकिन ये हम करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।